जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय और उसकी संरचना के बारे में। तो दोस्तों ये जो है पार्ट 3 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुका हूँ, जिसमें कि हमने ट्रांस हिमालय और उससे पहले हमने पढ़ा था यहाँ पर इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो 8 भागों में बांटा गया है। तो हमने पहले भाग में ये सब पढ़ लिया था और दूसरे में हमने ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बारे में जो है पढ़ा था। और आज के इस पार्ट 3 में दोस्तों हम इसको पूरा समाप्त कर देंगे। इसमें हम लघु हिमालय, मध्य हिमालय और इसके आगे के जो भाग हैं, बाकी टोटल भाग यहाँ पर हम 6 के 6 भाग पढ़ लेंगे। 2 हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। तो दोस्तों इसमें जो है, अगर आपने उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको इससे रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर मिलते रहेंगे। आप अगर स्टेट की सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी जो है आपको यहाँ पर वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा तीसरा पार्ट है कि लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र। तो इसका पहला ही पॉइंट क्या है दोस्तों, आंशिक हिमाच्छादित। हिमाच्छादित यानी कि बर्फ़ से ढका होने के कारण इस क्षेत्र को हिमांचल या हिमाचल भी बोलते हैं। तो इसको हिम का आंचल भी कहते हैं। यह दून क्षेत्र के उत्तर व वृहत हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में आता है। देखिए दोस्तों, दून या द्वार क्षेत्र जो है उसके उत्तर में और वृहत हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में आता है। यह क्षेत्र देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत आदि 9 जिलों तक विस्तृत है। तो देखिए इसको मैप में समझते हैं दोस्तों। यह है हमारा लघु हिमालय या मध्य हिमालय। तो इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ देहरादून का थोड़ा सा एरिया है, फिर यहाँ पर उत्तरकाशी है, टिहरी गढ़वाल है, ये आपका रुद्रप्रयाग हो गया, और यहाँ पर अगर आप देखें थोड़ा सा पौड़ी गढ़वाल भी आपको दिखाई देगा, और ये चमोली का एरिया, फिर आपका ये बागेश्वर, और ये थोड़ा सा अल्मोड़ा भी यहाँ ग्रीन कलर में दिखाई दे जाएगा आपको, और पिथौरागढ़। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक पूरे 9 जिलों तक ये विस्तृत है। और इस क्षेत्र की चौड़ाई 70 से 100 किलोमीटर है तथा इसकी औसतन ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर है। दोस्तों अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको लिंक अवेलेबल करा दूंगा इनका डिस्क्रिप्शन में। तो आपको ये पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेगी। तो अगला पॉइंट है कि लघु हिमालय व शिवालिक क्षेत्र को अलग करने वाली जो फॉल्ट लाइन है, फॉल्ट लाइन होती है दोस्तों, ये लाइनें खींची हुई है, ये फॉल्ट लाइन कहलाती है, जो 2 क्षेत्रों को अलग अलग करती है। तो यहाँ पर लघु हिमालय व शिवालिक क्षेत्र को अलग करने वाली फॉल्ट लाइन, इसको बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट या MBT, और इसका हिंदी में बोलते हैं इसको मुख्य सीमा भ्रंश कहलाती है। इस क्षेत्र में तांबा, ग्रेफाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ पर बहुत से लड़के जवाब नहीं दे पाते, तो अगर ये पता होंगे तभी आप जवाब दे पाएंगे। तो इस हिमालय क्षेत्र से सरयू, रामगंगा, लाधिया, नयार आदि नदियाँ निकलती हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि ये बताइए रामगंगा किस हिमालय क्षेत्र से निकलती है। तो आप क्या उत्तर टिक करेंगे वहाँ पर, आप तुरंत से लगा देंगे कि लघु हिमालय क्षेत्र या मध्य हिमालय क्षेत्र, जो भी आपको वहाँ दिखाई देगा आप उस पर टिक कर देंगे। ऐसे ही लाधिया नदी जो है किस हिमालय क्षेत्र से निकलती है, या फिर 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें बोल देगा कि लघु हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली एक नदी का नाम बताएं। तो उनमें से एक में तो आपको ऑप्शन में ये मिल जाएंगी कोई सी, या फिर बाकी अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। ऐसे आपको क्वेश्चन वहाँ पर बनेंगे, और उनमें भी आपका 1.4 यानी कि आपको 25% का जो है नेगेटिव मार्किंग रहता है। तो अगर ये आपका बिल्कुल याद रहता है आपको, तो आपके पूरा 1 नंबर बनता है, वरना यहाँ पर आपके नंबर कट जाते हैं नेगेटिव मार्किंग की वजह से। तो इस क्षेत्र में जो है, इस क्षेत्र के दक्षिण भाग में अनेक ताल पाए जाते हैं। ताल से मतलब जो दोस्तों जो ये होता है कि तालाब। तो ये तालाब जैसे जो ताल पाए जाते हैं, अनेक ताल पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, देखिए दोस्तों, ये मेन याद रखिएगा, दक्षिण भाग में कौन कौन से पाए जाते हैं। नोकुचिया ताल, दूसरा है सात ताल, तीसरा है भीमताल, चौथा खुरपा ताल और पूना ताल आदि। याद रखेंगे दोस्तों, नाम नहीं भूलना है बिल्कुल भी।
फिर है मध्य हिमालय क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें बुग्याल कहते हैं व पयार कहते हैं। देखिए दोस्तों, आपने पहाड़ देखे होंगे ऐसे, और उन पहाड़ों में भी आपने ऐसे सीढ़ी नुमा खेत देखे होंगे। सीढ़ी नुमा खेत, ऐसे सीढ़ी नुमा खेत आपको दिख जाएंगे कहीं भी पहाड़ में आप जाएंगे तो ऐसे आपको सीढ़ी नुमा खेत दिखाई जाएंगे, और वहाँ पर भी घास वास लगी रहती है और लोग खेती भी करते हैं। तो ये जो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, इन्हीं को जो है ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान बताया गया है, और इन्हें बुग्याल कहते हैं या फिर पयार कहते हैं। इस क्षेत्र की घाटियों में धान, ज्वार, मक्का और गेहूं आदि की खेती की जाती है, याद रखेंगे। फिर है इस क्षेत्र का लगभग 45 से 60% भाग वन आच्छादित है। वन आच्छादित यानी कि 45 से 60% हिस्से में केवल वन पाए जाते हैं, यानी कि जंगल टाइप इलाका रहता है। और इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के कोणधारी सघन वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन पाए जाते हैं दोस्तों, याद रखें। और जिनमें चीड़ के, फर के, देवदार के और साल के प्रमुख वन मिलते हैं। ये सब दोस्तों पेड़ों के नाम होते हैं, इन्हीं के वन वहाँ पर मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों, मध्य हिमालय की प्रमुख श्रेणियाँ या हिल स्टेशंस कौन कौन से हैं। तो पहला है द्रोणागिरी, किस ज़िले में पड़ता है, चमोली में। सुरकंडा, ये टिहरी में पड़ता है। सुरकंडा के नाम से आपने देखा होगा कि सुरकंडा देवी करके एक मंदिर भी आते हैं, वो भी वहीं पे मिलता है आपको। फिर आपका चंद्रबदनी, ये भी टिहरी में है। रानी खेत, ये अल्मोड़ा में पड़ता है। लाल टिब्बा, ये मसूरी में पड़ता है। और देववन, ये देहरादून चक्राता में मिलता है आपको। और दूधा तोली, ये चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा, ये तीनों का जो हमारे तीनों ज़िले हैं, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा, ये देख रहे हैं आप मैप में, देखिए ये आपको चमोली ज़िला दिखाई दे रहा है, ये आपका पौड़ी ज़िला है थोड़ा सा यहाँ पर, और ये पौड़ी ज़िला है, और ये अल्मोड़ा। चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा, तो यहाँ तीनों का जो एरिया बनता है, इसी में दोस्तों दूधातोली नामक श्रेणी है। तो अगला देखिए उत्तराखंड का पामीर। अब दोस्तों पामीर क्या होता है, पामीर समझिए पहले। ये जो आपका ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान और ये पाकिस्तान, ये जो पूरी बेल्ट बनती है, यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं जो कि काफ़ी ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। और यहाँ पर लगभग सभी पर्वतों की हाइट लगभग बराबर रहती है, लगभग एक ही ऊंचाई के पर्वत यहाँ पर मिलते हैं, तो उसको पामीर बोला जाता है दोस्तों। और इसको 18वीं सदी से ही विश्व की छत के नाम से भी जो है जाना जाता है, विश्व की छत भी इसको कहते हैं, पामीर को। तो ऐसे ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है दोस्तों उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड का पामीर किसको कहते हैं, दूधातोली जो श्रृंखला है, इसी को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। देखिए यहाँ पर चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा जिलों के मध्य फैली दूधातोली श्रृंखला किसकी भला, दूधातोली पर्वत श्रृंखला, इसको उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। और यह श्रृंखला लघु हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। फिर है दोस्तों, यहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी नदियाँ हैं, पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, आटागाड़ तथा वुनो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पश्चिमी रामगंगा, उसके बाद आपका पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार। नयार तो दोनों साइड की, पश्चिमी भी और पूर्वी भी, और आटागाड़ तथा वुनो। तो ये 5 नदियों का उद्गम आपके लघु हिमालय या मध्य हिमालय से होता है। इसी श्रृंखला में दोस्तों कोदिया बगड़ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि भी स्थित है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष 12 जून को उनकी याद में मेला भी लगता है। तो दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कौन थे, और इनके बारे में दोस्तों मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो आपको दे दूंगा, जिसमें कि आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप वहाँ से इनके बारे में प्रॉपर समझ जाएंगे कि ये कौन थे। फिलहाल यहाँ पे आपको इतना बता देता हूँ कि जब भारत ब्रिटिश शासन में था, तब ये सेना का नेतृत्व करते थे।
और इन्होंने कि निहत्थे पठानों पर जो है गोलियां चलाने से मना कर दिया था, जिन्होंने कि भारत की आज़ादी में अहम भूमिकाएं निभाई थी। तो इस कारण दोस्तों ये जो है इतने फेमस कैरेक्टर हैं हमारे यहाँ। तो इनकी जो समाधि कहाँ पर स्थित है इसी श्रृंखला में, किस में, मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय। और यहाँ प्रतिवर्ष 12 जून को उनकी याद में मेला भी लगता है। गैरसैंण चमोली भी जो है इसी क्षेत्र में स्थित है। गैरसैंण आपने सुना होगा कि इसको उत्तराखंड की राजधानी बनाने के लिए काफ़ी बीच में चल रहा था विवाद। फिर है इस क्षेत्र में बांज, चीड़ और कैल आदि के सघन वन हैं। फिर आपका दोस्तों यहाँ पर चौथा वाला आ जाता है दून या द्वार क्षेत्र। तो दून और द्वार क्षेत्र क्या है? देखिए, शिवालिक क्षेत्र और मध्य हिमालय के बीच आने वाला क्षेत्र दून या द्वार क्षेत्र कहलाता है। कौन कौन सा क्षेत्र? शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच आने वाला क्षेत्र। देखिए यहाँ पर आप शिवालिक क्षेत्र देख पा रहे हैं और लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र देख पा रहे हैं, और इसके बीच का ये जो एरिया है इसी को बोलते हैं दून या द्वार क्षेत्र। इसकी चौड़ाई दोस्तों 24 से 32 किलोमीटर है। इस क्षेत्र की पहाड़ी और घाटियों की ऊंचाई 350 से 750 मीटर रहती है, और इस क्षेत्र के पश्चिम भाग को दून और पूर्वी भाग को द्वार कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये पश्चिमी भाग है और ये पूर्वी भाग है। तो पश्चिमी भाग को दून कहा जाता है और इसको द्वार कहा जाता है। तो दून और द्वार क्षेत्र इसको इसीलिए कहते हैं। फिर है कि इस क्षेत्र में धान की फसल सबसे अच्छी होती है, यानी कि चावल यहाँ पर सबसे अच्छा उगता है। फिर है आपका इस क्षेत्र में देहरादून, कोठारी और चौखम, ये पौड़ी ज़िले में पड़ता है। और कोटा, हाँ देखिए, एक कोटा राजस्थान में भी है, एक कोटा अपने उत्तराखंड में भी है, नैनीताल में, और आदि राज्य के प्रमुख क्षेत्र आते हैं। फिर आपका यहाँ पर इस क्षेत्र में 75 किलोमीटर लंबा और 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा देहरादून, ये मेन देहरादून की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पर 24 से 32 किलोमीटर जो है आपका लंबा चौड़ाई है देहरादून की, और 75 किलोमीटर लंबाई है। सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है क्या? देहरादून। और इस क्षेत्र में मानव जनघनत्व सबसे अधिक पाया जाता है। फिर है आपका 5वां पॉइंट शिवालिक क्षेत्र। अब शिवालिक क्षेत्र को समझिए। इस क्षेत्र में छोटी छोटी और ऊंची नीची पर्वत पहाड़ियाँ जो है पाई जाती हैं। इस क्षेत्र को बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी कहते हैं। देखिए, हिमालय का पाद यानी कि इसको पाद यानी कि पैर दोस्तों, हिमालय के पैर इसको बोला जाता है। और यह पर्वत श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी या दक्षिणी छोर पर स्थित है। दक्षिण यानी कि ये उत्तर है, ऊपर वाली साइड, और नीचे वाली साइड आपका दक्षिण है, साउथ। तो आप देखते हैं पहाड़ियाँ ऊपर की साइड ज़्यादा होती हैं नॉर्थ में, और नीचे नीचे आते आते छोटी हो जाती हैं या कम या समाप्त ही हो जाती हैं। तो इसीलिए इसको हिमालय के पैर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय लगभग समाप्त हो जाता है। तो शिवालिक क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है दोस्तों? 10 से 50 किलोमीटर। फिर है कि इस क्षेत्र के पर्वत श्रृंखला की चोटियों की ऊंचाई 700 से 1200 मीटर है। लगभग एक किलोमीटर की पहाड़ी आपको यहाँ पर मिलेंगी ऊंचाई में। फिर है शिवालिक क्षेत्र व भाबर क्षेत्र को अलग अलग करने वाली फॉल्ट लाइन को HFF यानी कि हिमालयन फ्रंट बेल्ट कहते हैं, और इसका हिंदी में नाम होता है दोस्तों हिमालयन अग्रसीमा। फिर आपका यह क्षेत्र हिमालय का सबसे नया भाग यानी कि नवीन भाग है, जिसका निर्माण 1.75 लाख से 3 करोड़ वर्ष पहले ही हुआ है। इसका निर्माण काल मायोसीन युग से प्लाइस्टोसीन युग तक माना गया है। फिर है आपका इस श्रेणी के नवीन होने के कारण इसमें जीवाश्म भी मिलते हैं। अब ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि जीवाश्म किस श्रेणी में मिलते हैं, तो किस में मिलते हैं दोस्तों? शिवालिक क्षेत्र में, यानी कि शिवालिक श्रेणी या शिवालिक क्षेत्र कुछ भी कहिए। जीवाश्म कहाँ मिलता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। और इस क्षेत्र में अधिकांश पर्यटन केंद्र भी हैं। जो आपके घूमने फिरने वाले जो क्षेत्र हैं वो आपके यहीं पर आते हैं शिवालिक क्षेत्र में। फिर इस क्षेत्र का ग्रीष्मकाल का जो तापमान रहता है वो रहता है 29.4 डिग्री सेंटीग्रेड से 32.80 डिग्री सेल्सियस तक, और आपका शीतकालीन ताप रहता है
4.40 डिग्री सेल्सियस से 7.20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। और आपकी औसत वर्षा जो रहती है यहाँ पर वार्षिक, वो रहती है 200 से 250 सेंटीमीटर के आसपास। फिर इस क्षेत्र के अंतर्गत जो है दक्षिणी देहरादून आता है, दक्षिणी उत्तरी हरिद्वार आता है, दक्षिणी टिहरी आता है, मध्यवर्ती पौड़ी क्षेत्र आता है, दक्षिणी अल्मोड़ा आता है, मध्यवर्ती नैनीताल आता है और दक्षिणी चंपावत आदि 7 ज़िले इसके अंडर में आते हैं। फिर आपका दोस्तों आ जाता है छठा भाबर क्षेत्र। तो अब दोस्तों भाबर क्षेत्र को समझते हैं। इस क्षेत्र की भूमि जो है दोस्तों ऊबड़ खाबड़ है, पहली बात, और दूसरी चीज़ मोटे मोटे कंकड़ वाली है और बालू युक्त मिट्टी है। तो मिट्टी कैसी है यहाँ पर? बालू युक्त यानी कि रेतली मिट्टी है जिसमें रेत ज़्यादा होता है। फिर आपका यह क्षेत्र तराई क्षेत्र के उत्तर में और शिवालिक क्षेत्र के दक्षिण में आता है। हमेशा ये याद रखें, आप मैप को अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको ये बड़ा आसानी होगी कि उत्तर में और इस चीज़ के उत्तर में और इसके दक्षिण में आता है। फिर है इस क्षेत्र की चौड़ाई 10 से 12 किलोमीटर है और यह क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त है, यानी कि यहाँ पर कृषि ज़्यादा नहीं हो सकती। इस क्षेत्र में जंगली झाड़ियाँ और अन्य प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, परंतु यहाँ की उबड़ खाबड़ भूमि को यहाँ के लोग कृषि योग्य बना लेते हैं और वहाँ पर कृषि करते भी हैं। फिर आपका 7वां आ जाता है दोस्तों यहाँ पर तराई क्षेत्र। देखिए तराई क्षेत्र क्या है दोस्तों? यह क्षेत्र नदियों द्वारा लाए गए महीन कणों वाले अवसादों से बना है, लेकिन इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण यह भूमि ढलान वाली है, यानी कि तराई वाली है। क्योंकि अब वर्षा होती है तो पानी भी तो कहीं से जाएगा, तो वहीं पे ढाल बन जाता है और दलदली यहाँ की भूमि है। फिर है कि हरिद्वार में गंगा के मैदानी क्षेत्र के उत्तर में और पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल जिलों के दक्षिणी क्षेत्र में ऊधम सिंह नगर जिले के अधिकांश क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। दोबारा से सुनिएगा, हरिद्वार में गंगा के मैदानी क्षेत्र के उत्तर में और पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल जिलों के दक्षिणी क्षेत्र को और ऊधम सिंह नगर के अधिकांश क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। फिर है कि इस क्षेत्र का विस्तार यानी कि चौड़ाई आप समझ लिए, जितना भी ये फैला हुआ है वो कितना है? 20 से 30 किलोमीटर है। फिर है कि इसमें उत्पादित फसलें, कौन कौन सी फसलों का इसमें उत्पादन होता है? तो अधिक वर्षा होने के कारण ये अधिक पानी चाहने वाली फसलों का उत्पादन अधिक होता है, जिनमें कि पानी बहुत ज़्यादा लगता है। तो कौन कौन सी फसलें? जैसे कि धान यानी कि चावल, और दूसरा आपका गन्ना। फिर आ जाता है आपका अगला पॉइंट, इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। पाताल तोड़ यानी कि बहुत अधिक गहरे कुएँ पाए जाते हैं। फिर आपका 8वां और लास्ट पॉइंट है हमारा, जिसमें कि उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन आपका पूरा हो जाता है। क्या है? और गंगा का मैदानी क्षेत्र। यह क्षेत्र गंगा के समतल मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है, यानी कि यहाँ पर कोई पहाड़ पठार ये सब चीज़ें नहीं है, ये आपका समतल मैदानी क्षेत्र है। इस क्षेत्र का निर्माण गंगा आदि नदियों द्वारा प्रवाह में लाए गए छोटे छोटे महीन कणों या अवसादों से हुआ है, यानी कि अवसाद यानी कि मिट्टी या फिर कीचड़ तथा बालू यानी कि रेत इत्यादि। इस क्षेत्र में 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। देखिए दोस्तों कौन कौन सी? अब आपसे पूछता है कि पहले तो समझ लीजिए, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। बांगर का मतलब होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी और खादर का मतलब होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी, यानी कि नई मिट्टी जो है आई जाती है। अब आपसे पूछता है कि बांगर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो गंगा के मैदानी क्षेत्र में, आप टिक कर देंगे तुरंत। और पूछता है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ऐसे भी तो पूछ सकता है। यहाँ पर आपको खादर ना पूछ के नवीन जलोढ़ मिट्टी पूछ ले तो आप तुरंत टिक कर दें कि गंगा के मैदानी क्षेत्र पे पाई जाती है। फिर है कि इस क्षेत्र में होने वाली फसलें कौन कौन सी है? धान, गेहूँ, गन्ना आदि यहाँ पर बढ़िया से उगता है। धान भी, चावल भी, गेहूँ भी और गन्ना भी यहाँ बढ़िया उगता है। फिर है इस क्षेत्र में दक्षिणी हरिद्वार का अधिकांश भाग आ जाता है, लक्सर आता है, रुड़की आता है और रुड़की, लक्सर और हरिद्वार का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र में आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। इसके लिए आप बेल आइकन
ज़रूर दबाइएगा। और अगर आपका कोई सुझाव है या जो भी कुछ आप मेरे को बताना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।